नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 7 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे राइट टू वोट से संबंधित। देखो, यूपीएससी ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, राइट टू वोट क्या है, लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसका आंसर दिया था साइड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट आज के इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं ये एक स्टैट्यूटरी राइट है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, और बल्कि राइटर मांग करते हैं इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाए। तो थोड़ा डीप में इस आर्टिकल में हम घुसेंगे। यूपीएससी का अलग व्यू है जो उन्होंने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, और आर्टिकल में आज अलग व्यू है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हमारे देश में फिशरी प्रोडक्शन से संबंधित। लास्ट आर्टिकल यहां पे राइट टू वोक से संबंधित है। थोड़ा इसमें स्पिरिचुअल एंगल भी है, फिलोसफिकल एंगल भी है राइट टू वोक वाला, तो ऐसे में काम आ सकता है। तीनों आर्टिकल्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइट टू वोट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एस वाई कुरैशी जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली ना एक कांग्रेस के लीडर ने ना एक पुरानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को ना फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने ये मांग की कि वोटिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट, मतलब वोट देना एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अब आप सोचिए, देखो 140 करोड़ का पॉपुलेशन वाला हमारा देश है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक चीज क्या है? डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक चीज है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना। समझ गए? तो फर्स्ट साइट में यानी पहली नजर में तो ये मांग बिल्कुल सही लगती है कि डेमोक्रेसी की बेसिक चीज है राइट टू वोट, और राइट टू वोट हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये तो गलत चीज है। एक डेमोक्रेसी में देखो, इससे ज्यादा फंडामेंटल क्या हो सकता है कि एक सिटीजन के पास में अधिकार होना चाहिए उसे चुनने का, जो अपने आप को, जो उसे गवर्न करे, यानी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। ये तो डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक चीज है। लेकिन देखो, रियलिटी जो है वो थोड़ी अलग है। रियलिटी कैसे अलग है? पिछले 75 सालों में ना हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली यही स्टैंड लिया है कि राइट टू वोट जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो यहां पे ना सबसे पहले तो मैं तीन जो राइट्स है ना उनके मतलब आपको बता देता हूं। सबसे पहले है स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट देखो वो राइट है जो पार्लियामेंट किसी एक्ट या कानून के जरिए बनाती है। अगर देखो कानून बदला तो ये राइट भी बदल सकता है या फिर छीना जा सकता है। सिंपल से सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगर देखो, अब देखो इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार है, मान लो आरटीआई एक्ट चला गया तो इंफॉर्मेशन मांगने का जो अधिकार है वो भी चला गया। समझ गए? उसी प्रकार से वोट देने का जो अधिकार है वो कहां से आता है? वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से आता है। अगर ये एक्ट चला गया तो मान लो राइट टू वोट का जो अधिकार है वो भी चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि राइट टू वोट चूंकि इसी एक्ट से निकलता है, इसीलिए राइट टू एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के बनाए इस कानून से आया है, इसलिए राइट टू एक्ट एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन से होते हैं? ये देखो वो राइट्स होते हैं जो संविधान में मेंशन किए गए हैं, लेकिन संविधान का जो पार्ट 3 है ना फंडामेंटल राइट्स, वहां पे नहीं मेंशन किए गए। समझ गए? जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, यानी पार्ट 3 में इसका मेंशन था, आर्टिकल 19 में इसका मेंशन था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, यानी अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होते हैं इनकी प्रोटेक्शन स्टैट्यूटरी राइट से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि भाई स्टैट्यूटरी राइट को हटाना ज्यादा आसान है।
क्योंकि जिस एक्ट के थ्रू ये आया है, सिंपल मेजोरिटी से आप वो एक्ट हटा दो तो वो चला जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हटाने के लिए तो आपको संविधान चेंज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स को हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, ये वीआईपी राइट्स होते हैं। संविधान का पार्ट 3 यानी आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, अगर देखो इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और सीधा इवन हाई कोर्ट भी जा सकते हो। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग के अंतर्गत। पार्लियामेंट इन राइट्स को यानी फंडामेंटल राइट्स को आसानी से नहीं छीन सकती, क्योंकि उसे बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो फंडामेंटल राइट्स के एग्जांपल जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया। तो ये तीनों राइट्स के मैंने आपको मतलब बता दिए। अब आप थोड़ा इतिहास उठा के देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बार बार राइट टू वोट को स्टैट्यूटरी राइट बोला है। आप इन केसेस को यूज कर सकते हो मेंस के आंसर राइटिंग में। सबसे पहला केस आया 1952 में, एन.पी. पोनुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर का केस था। इससे फाउंडेशन रखी गई। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि वोट देने का अधिकार और इलेक्शन लड़ने का अधिकार दोनों फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि कानून के द्वारा बनाए गए हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इनका मेंशन है। फिर ज्योति बसु वर्सेस देबी घोषाल 1982 का केस। इसमें देखो जस्टिस ओ चिनप्पा थे, जस्टिस ओ चिनप्पा रेड्डी। उन्होंने ये बोला चुनाव करवाने का अधिकार डेमोक्रेसी का तो बेसिक है, डेमोक्रेसी का तो कोर है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी में चुनाव करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन देखो ये चुनाव करवाने का अधिकार लोकतंत्र के लिए फंडामेंटल है, बट राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन और राइट टू वोट ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना ही फंडामेंटल राइट है, ये सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट है। ये क्लैरिफाई कर दिया ज्योति बसु वर्सेस देबी घोषाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन करवाना डेमोक्रेसी का फंडामेंटल चीज है, बट इलेक्शन लड़ना ये फंडामेंटल नहीं है। फिर कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। इन्होंने फिर से दोहराया कि डेमोक्रेसी देखो बेसिक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इंडिविजुअल राइट टू वोट ये लेजिस्लेचर से ही आता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ही आता है। और ये जजमेंट देते वक्त जानते हो क्या लॉजिक दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉजिक दिया क्योंकि देखो राइट टू वोट जो है सीधा सीधा संविधान के पार्ट 3 में यानी फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं है। इसलिए देखो पार्लियामेंट के पास में पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, पूरा आजादी होनी चाहिए, लैटिट्यूड होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से इलेक्शन के रूल्स, क्वालिफिकेशन और प्रोसीजर्स जो है वो सेट कर सके। इसलिए राइट टू वोट जो है फंडामेंटल राइट अगर बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पार्लियामेंट के पास में पावर कम रहेगी। लेकिन देखो ये कहानी खत्म नहीं होती। 2002 में एडीआर केस आता है। केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत बड़ा जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला वोटर्स को ना इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड और एसेट यानी प्रॉपर्टी जानने का पूरा अधिकार है। और एक चीज आप गैस करो, सुप्रीम कोर्ट ने यह राइट कहां से दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यह राइट दिया राइट टू इंफॉर्मेशन वाले राइट से, आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि जनता देखो इन्फॉर्म्ड चॉइस तभी कर सकती है, मतलब सोच समझ के अपने कैंडिडेट को तभी चुन सकती है जब उसके पास में सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी होना ये उसका फंडामेंटल राइट है। फिर 2003 का केस आया पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया डिस्टिंक्शन किया, मतलब फर्क किया। उन्होंने ये बोला कि राइट टू वोट जो है वो तो स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन फ्रीडम ऑफ वोटिंग जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। समझ गए? दोनों अलग अलग चीजें हैं। वोट देने का अधिकार वो तो स्टैट्यूटरी राइट, लेकिन वोट देने या ना देने की आजादी वो फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत।
और फिर इवन 2013 में नोटा का जजमेंट भी आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को रिकॉग्नाइज किया, यानी नन ऑफ द अबव वोटिंग। उन्होंने ये बोला कि सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने का जो अधिकार है, ये भी आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। आपने एक चीज नोटिस की, क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वोट के इर्द गिर्द सारी चीजों को फंडामेंटल राइट माना है, लेकिन राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट नहीं माना है। समझ गए? राइट टू वोट के इर्द गिर्द मतलब जिसे वो चुनने वाले हैं, कैंडिडेट की सारी इंफॉर्मेशन होना, नोटा को चूज करना, वो सारी चीजें फंडामेंटल राइट हैं। बट राइट टू वोट जो है वो एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट नहीं है। समझ गए? ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली चीज है। ये देखो, राइट टू नो कैंडिडेट्स बैकग्राउंड फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्म्ड वोटिंग चॉइस फंडामेंटल राइट, सिक्रेसी ऑफ बैलेट फंडामेंटल राइट। मतलब बहुत सारी चीजें या तो फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन वोट देना वो सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत आता है। इसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इवन 2023 का ये केस जो था ना, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वाला केस था। इसमें जस्टिस अजय रस्तोगी ने ना अपनी एक अलग से ओपिनियन रखी थी, और उन्होंने ये बोला कि वोटिंग को फंडामेंटल राइट जो है वो मान लेना चाहिए। हालांकि मेजोरिटी ने ये चीज नहीं मानी। इसके बाद देखो, राइटर लास्ट में ना हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, उसको जोड़ते हैं आर्टिकल 326 से। 1973 में जजमेंट आया था, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया था कि डेमोक्रेसी संविधान का देखो बेसिक स्ट्रक्चर है, और इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण केस 1975 का, इसमें भी यह बोला गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल फीचर है। अब देखो, डेमोक्रेसी जो है हवा में तो आती नहीं, वो इलेक्शन से चलती है, और इलेक्शन चलता है बैलेट से। वोट देखो वो टूल है, वो इंस्ट्रूमेंट है, जिससे ना प्रियम्बल में जो बात लिखी हुई है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस वी द पीपल ऑफ इंडिया वाले कंसेप्ट को ना लेजिटिमेसी मिलती है, किससे? डेमोक्रेसी से, और डेमोक्रेसी के फ्री एंड फेयर इलेक्शन फीचर से। तो मेन पॉइंट ये है, अगर देखो डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है और चुनाव जरूरी है, यानी डेमोक्रेसी का कोर फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो सिटीजन का राइट टू वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर के बाहर कैसे रह सकता है? आप क्या एक डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकते हो वोटर्स के बिना? नहीं कर सकते। बिना मतदाता के लोकतंत्र की कल्पना कैसे आप कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई। तो इसलिए लास्ट में राइटर बोलते हैं, अगर देखो कल को ये फंडामेंटल राइट बन गया तो क्या बच्चे वोट डालने जाएंगे? नहीं। आर्टिकल ये कहता है कि हर प्रोसीजरल डिटेल को फंडामेंटल बनाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट देखो एज, इलेक्टोरल रोल्स, डिस्क्वालिफिकेशन, इन सब पे रूल बना सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। और इवन देखो आर्टिकल 326 क्या कहता है वो देखो। आर्टिकल 326 जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है, मतलब हर 18 साल के सिटीजन को वोट देने का हकदार है, वोट देने का अधिकार है। तो ये जो इंटाइटलमेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, किसी लॉ से नहीं आता, खुद संविधान ने दिया है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो तो सिर्फ देखो इस आर्टिकल 326 को ऑपरेशनलाइज करता है, इंप्लीमेंट करता है। अगर आपको मान लो वोटिंग रोल से गलत तरीके से हटा दिया जाता है, तो ये आर्टिकल 326 पे हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी पे हमला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे हमला नहीं है। समझ गए? तो ये पूरा कंसेप्ट राइटर देते हैं अपनी तरफ से। ये मेंस के कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, काफी विवाद हुआ था उस समय भी कि राइट टू वोट जो है कौन सा राइट है। यूपीएससी ने इसका आंसर शायद सी दिया था ना, कमेंट बॉक्स में बताना यूपीएससी ने इसका क्या आंसर दिया था राइट टू वोट का। तो देखो यूपीएससी किस प्रकार से अलग चलती है, आप खुद देख लीजिए। एस वाई कुरैशी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राइट टू वोट जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, जबकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वोट को माना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो
एस वाई कुरैशी की मानते तो हमारा क्वेश्चन तो गलत हो जाता। ये मेंस 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और ये पोटेंशियल क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है आज का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में ना फिशरीज क्राइसिस से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में मैरीन फिशिंग की जो पॉपुलेशन है ना बहुत बड़ी है। लाखों मछुआरे आपको पता है फिशिंग की सहायता से अपना घर चलाते हैं। और हाल ही में फरवरी 2026 में ना सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने बोला कि हमारी जो मैरीन फिशरीज हैं बिल्कुल सस्टेनेबल हैं और टिकाऊ हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में मरीन जो फिशरीज हैं उनका जो स्टॉक है वो खत्म होने वाला है। और सरकार ने ना एक रिपोर्ट का हवाला दिया CMFRI। ये CMFRI जो है ये कुछ ऐसा है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने रिसर्च की थी 2022 में, और इन्होंने बोला कि टोटल जो 135 फिश स्टॉक्स है ना हमारे देश में, उसमें से 91.1% जो स्टॉक्स हैं वो हेल्दी हैं और सस्टेनेबल हैं, यानी मछलियां परमानेंटली नहीं खत्म होने वाली हैं। लेकिन देखो, अभी ना हाल ही में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट आया, जो गवर्नमेंट के असेसमेंट के बिल्कुल अलग है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट ये कहता है कि इंडिया की जो मैरीन फिशरीज है ना वो अपने प्लेट्यू पर आ चुकी हैं, बिल्कुल पीक पे आ चुकी हैं, और अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ज्यादातर मेजर फिश स्टॉक्स जो हैं वो फुली एक्सप्लॉइटेड हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि कोई रेगुलेशन नहीं है, और अनरेगुलेटेड एक्सेस की वजह से ना समुद्र में जो ट्रॉलर्स है ना, ट्रॉलर्स क्या करते हैं वो अभी आगे आएगा, वो नीचे ना एक भारी पत्थर की सहायता से अपना जो जाल है वो नीचे फेंकते हैं, और सी बेड से वो जाल गुजारते हैं, और सी बेड पे मछलियों के अंडे और ऐसी छोटी छोटी फिशेस वो भी जाल में आ जाती हैं। तो फिशरी का जो स्टॉक है उसको परमानेंट डैमेज पहुंचता है, और फिशरीज जो है वो रिस्टोर नहीं होती इन ट्रोलर्स की वजह से। तो FAO की असेसमेंट यही कहती है, सरकार अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से जो ट्रॉलर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, और बेचारे गरीब मछुआरे जिनके पास में भारी भारी मशीनें नहीं है, ट्रेडिशनल मछुआरे सिर्फ छोटी बोट से मछली पकड़ते हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। छोटी बोट वाले मछुआरे और बड़ी मशीन वाले ट्रॉलर्स वाले मछुआरे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार सही बोल रही है कि हमारे पास मछलियों के सस्टेनेबल स्टॉक हैं, या फिर जो FAO है वो सही बोल रहा है। समझ गए? अब आप इस पॉइंट को ना अच्छे से समझना। जो ये सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना भाई, ये भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ये मछलियों की हेल्थ को कैसे मापता है? ये लैंडिंग डेटा का यूज करता है। लैंडिंग डेटा क्या होता है? लैंडिंग डेटा का मतलब है मछुआरे जो हैं समुद्र से कितनी मछलियां पकड़कर किनारे पर लाए, इस डेटा का यूज करते हैं ये सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले। उसके बेसिक्स पर ना, मतलब मछुआरे कितनी मछलियां पकड़ के कोस्ट पे लाए, अब उसके आधार पे ये इंडिया के EEZ में कितने मछलियों के स्टॉक हैं उसका अंदाजा लगा लेते हैं। EEZ समझते हो ना, मतलब देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया होता है, यानी 371 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, उसमें कितनी मछलियां हैं वो अंदाजा लगा ली जाती हैं सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इस बेसिस पे कि मछुआरे कितनी मछलियां पकड़ के अपने कोस्ट पे लाए हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आप एग्जांपल की सहायता से समझिए। अगर देखो आपको बीच पे मान लो 100 सी सेल मिले, बीच पे मान लो आपको 100 सी सेल मिले, तो क्या आप इससे ये बता सकते हो कि पूरे समुद्र में कितने सी सेल्स हैं? नहीं बता सकते। तो इसलिए सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा इकट्ठा करने का जो तरीका है वो गलत है। दूसरे एडवांस कंट्रीज क्या करते हैं, वो समुद्र में जाके असेसमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉक असेसमेंट एट सी, यानी वो समुद्र के अंदर जाते हैं, साइंटिफिक टूल से चेक करते हैं और एग्जैक्टली बताते हैं कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो कितनी अवेलेबल है। भाई
समुद्र में जाना आसान नहीं है, मशीनें लगती हैं, तो ये तरीका थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये तरीका ज्यादा फेयर है जो एडवांस कंट्रीज यूज करते हैं। इंडिया धीरे धीरे अब इस तरीके को अपना रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं अपनाया है। तो इसलिए यहां पे ना एक हिडन बायस हो सकता है। हिडन बायस क्या? चाइना के साथ हमारा कंपटीशन चल रहा है, फिशरीज कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इस क्षेत्र में, तो शायद हम अपने फिगर्स को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। समझ गए? और अब देखो, राइटर कहते हैं मैं पिछले 30 सालों की ना ग्राउंड रियलिटी आपको बताता हूं। तमिलनाडु कोस्ट के मछुआरे ये बताते हैं कि उनका मछली पकड़ने की जो मात्रा है, जिसे कैच बोलते हैं, कैच, उनका जो कैच है वो लगातार कम हो रहा है। कई पुरानी स्पीसीज मछलियों की ऐसी हैं जो गायब ही हो गई हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो फिशरी साइंटिस्ट हैं या फिर पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका यह मानना है कि देखो, ओवर फिशिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनशोर बेंथिक इन्वायरमेंट का बर्बाद होना। आप पूछोगे सर ये इनशोर बेंथिक इन्वायरमेंट क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी। इनशोर बेंथिक इन्वायरमेंट, बेंथिक इन्वायरमेंट कौन सा होता है? ये है सी बेड का इकोसिस्टम, यानी बिल्कुल जो सी बेड होता है ना उसको इकोसिस्टम। समुद्र में जो बिल्कुल बॉटम होता है ना, फरस कह सकते हो इसे आप, वहां का इकोसिस्टम, उसे बोलते हैं बेंथिक इन्वायरमेंट। अब ये बेंथिक इन्वायरमेंट क्यों खराब हो रहा है, आप सिस्टमेटिक ढंग से समझिए। सबसे पहला पॉइंट है डैम्स का कंस्ट्रक्शन। हम नदियों पे देखो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स जमीन से बह के समुद्र में आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं डैम बनने की वजह से। फिर है मैनग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन। मैनग्रोव्स देखो, मछलियों की ना एक प्रकार से ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं, नर्सरी होते हैं, लेकिन इनको काट दिया जा रहा है, तो फिर मछलियां ज्यादा कहां पे उगेंगी, कहां पे ब्रीड होंगी। फिर है कोस्टल पोल्यूशन। देखो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एग्रीकल्चर का पोल्यूशन और अर्बन कचरा सीधा सीधा नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। तो वहां पे फिर बेंथिक इकोसिस्टम जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। फिर सबसे जो खतरनाक विलन है जिसकी मैंने बात करी, बॉटम ट्रॉलिंग। देखो, जो ट्रोलिंग है ये इंडिया का ना अपना ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। 1960s के आसपास ना ये आया था, और आज इंडिया में देखो 64,414 मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल्स हैं जो इन ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करती हैं, और ये नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, नए ट्रॉलर्स आने पे ना सरकार की कोई रोक ही नहीं है। तो ये जो ट्रॉलर्स होते हैं इनमें भारी भरकम चाइनीज इंजन्स लगाए जाते हैं ताकि ज्यादा ताकत से नीचे से नेट खींचा जा सके, लेकिन इस नेट में सब कुछ आ जाता है। मछलियों के अंडे, छोटी मछलियां जो कोई काम की नहीं होती, जिसे फेंक दिया जाता है इनके द्वारा। अब अंडे ही फेंक दिए, छोटी मछलियां फेंक दी पकड़ के, तो भाई वो बड़ी मछलियां होंगी कैसे? समझ रहे हो? बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब आप समझ गए ना। इसको देखो, आप ऐसे समझना कि एक बहुत बड़ा लोहे का जाल जो समुद्र के फर्श पर खुरचता हुआ चलता है, और ये पूरे बेंथिक इकोसिस्टम को बर्बाद करके चलता है। और इन ट्रॉलर्स की वजह से ना जो छोटे मछुआरे हैं उनको तो मछलियां मिलती नहीं है। और रेगुलेशंस क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि देखो, सरकार ने एक रूल बनाया है कि 5 नॉटिकल माइल्स के अंदर बड़े जो ट्रॉलर्स हैं वो बड़े ट्रॉलर्स मछलियां नहीं पकड़ेंगे। 5 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर सिर्फ ये रोक है बड़े ट्रॉलर्स पे। अब ये रूल भी देखो सिर्फ पेपर पे है। क्यों? क्योंकि कोस्टल स्टेट के पास ना इन शोर वाटर्स को पेट्रोल करने के लिए बोट्स और स्टाफ ही नहीं है। मतलब 5 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर ट्रॉलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन चेक करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है, कोई बोट्स नहीं है, कोई चेक करने वाला है ही नहीं। दूसरा, मछुआरों को ना मैनेजमेंट में इंक्लूड ही नहीं किया गया। 1-2 महीने का बैन जरूर लगता है मानसून सीजन में, ताकि मछलियों का स्टॉक फिर से रिस्टोर हो सके। लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या हुआ? जो इनशोर है, इनशोर इकोसिस्टम, किनारे के, कोस्ट के नजदीक वाला इकोसिस्टम, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। और जो मछुआरे हैं वो मजबूरी में देखो या तो ऑफ शोर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं किनारे से मछलियां पकड़ने, या फिर डीप सी जा रहे हैं, समुद्र में ज्यादा गहराई पर उन्हें मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। इंडिया की जो पॉलिसी है
किस पे फोकस करती है? डीप सी फिशिंग पे फोकस करती है। सरकार मछुआरों को यह बोलती है कि भाई आप समुद्र के आगे जाओ और गहरे हिस्से में जाओ, लेकिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि भाई डीप सी में ज्यादा मछलियां अब बची नहीं है, सिर्फ मार्जिनल इंक्रीज मिलता है। इवन समुद्र में गहराई पर जाते हैं तो भी थोड़ा बहुत ज्यादा मछलियां मिलती हैं, अदरवाइज आसानी से वहां पे भी नहीं मिलती। और जबकि डीप सी में जाते हैं, समुद्र में गहराई में जाते हैं, तो भाई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इसके लिए पैसा भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए। तो सरकार को ना इन शोर वाटर यानी कोस्ट के नजदीक का जो वाटर है ना, उसको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, तब जो मछलियां हैं मछुआरों को मिलेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हाँ, एक एंगल इसमें यह भी है कि मछुआरों को नजदीक मछलियां नहीं मिलती तो वो मजबूरी में श्रीलंका के वाटर में जाते हैं मछलियां पकड़ने, बल्कि हमारे ट्रॉलर्स भी वहां पे जाते हैं। इसकी वजह से जो श्रीलंका के मछुआरे हैं, इवन उनको भी मछली नहीं मिलती, तो वहां की नेवी पे वो प्रेशर डालते हैं, वहां की नेवी हमारे मछुआरों को पकड़ती है, फिर डिप्लोमेटिक क्राइसिस होते हैं। तो ये भी एक डायमेंशन है इसमें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फिशरीज क्राइसिस से संबंधित, और ये कीवर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर्स में। ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, राइट टू वोक से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सोचिए आजकल देखो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ना एक चीज को लेकर लड़ते हैं कि नदियां अपने नेचुरल फ्लो में बहनी चाहिए। सरकार डैम बनाती है तो विरोध भी होता है कि इससे नदी का जो फ्लो है वो प्रभावित होगा। लेकिन आप एक बात बताओ, जिस प्रकार से यह मांग होती है कि नदियां अपने नेचुरल फ्लो में बहनी चाहिए, क्या एक इंसान अपने नेचुरल फ्लो में नहीं चलना चाहिए? उसके पास ये राइट नहीं होना चाहिए? लेकिन आजकल के सिटीज में इंसान के चलने की जगह कहां पे है? हर तरफ तो देखो इंक्रोचमेंट है। ये देखो हमेशा फुटपाथ पे आपको ठेले वाले मिलेंगे, पार्किंग कोई बाइक खड़ी मिलेगी, पैदल चलने की जगह ही नहीं है। तो राइटर ये बोलते हैं देखो स्टेट हमारी बॉडी पे ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। आप पब्लिक में हर जगह थूक नहीं सकते, आप हर दीवार पे हाथ लगा के खड़े नहीं हो सकते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाती है सरकार। पर आपका दिमाग आजाद है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ना एक बात बोली थी, ये देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बात बोली थी, दिमाग को आजादी है बट पैरों को आजादी नहीं है। हमारे पैर देखो वहां पे नहीं जा सकते जहां पे हमारा दिमाग चलता है। तो इस आजादी को वापस देने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया कि भाई जो राइट टू वोक है ये एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अंतर आता है। अब पिछली बार ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आर्टिकल 19 होना चाहिए, पूरा आर्टिकल उन्होंने समझा ही नहीं। दोनों आर्टिकल्स मैंने बोले थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दोनों आर्टिकल्स के अंदर ये राइट आता है, आर्टिकल 19 राइट टू वोक और आर्टिकल 21 इसलिए राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। समझ गए? इसके बाद राइटर क्या बोलते हैं, देखो एक दशक पहले ना फेसबुक पे एक पोस्ट थी पेडेस्ट्रियन के बारे में, राइटर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो वहां पे एक इंजीनियर ने यह बोला कि ना पेडेस्ट्रियन रोड टैक्स पे नहीं करते, यानी पैदल चलने वाले जो हैं वो रोड टैक्स नहीं देते, इसलिए उनका रोड पे कोई हक नहीं है, वो इकोनॉमी पे एक प्रकार से बर्डन है। तो ये क्या है? ये है एब्रेसिव कैपिटलिज्म। क्या है एब्रेसिव कैपिटलिज्म? ये जो एब्रेसिव कैपिटलिज्म वाली सोच होती है ना, इस सोच में अगर आप गरीब हैं या आपके पास कार नहीं है तो आप इकोनॉमी के लिए यूजलेस हो। और ये देखो अर्बन प्लानिंग की ना सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा फ्लॉ है। एक सेकुलर है डेविड हार्वे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था राइट टू द सिटी। इसका मतलब क्या है? शहर सिर्फ अमीरों का नहीं है, शहर पर देखो उतना ही हक एक ठेले वाले का है जितना एक एसयूवी वाले का है। तो उस इंजीनियर की सोच को काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिसेंट जजमेंट है वो आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आर्टिकल्स का यूज किया है जजमेंट देते वक्त। आर्टिकल 19(1)(d पैदल चलने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली, और आर्टिकल 21। तो जब भी आंसर में लिखना तो दोनों आर्टिकल्स आप कोट कर सकते हो। फिर इसके बाद राइटर कहते हैं आप एक बात सोचो, सुप्रीम कोर्ट
को ये फैसला देने की जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो कहां से मिला होगा? क्या जजेस का कल्चरल बैकग्राउंड इसमें इन्वॉल्व था? राइटर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे ज्ञान मूर्ति का एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट से ना सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ना देवी प्रसाद रॉय चौधरी का बनाया एक फेमस स्कल्पचर है ज्ञान मूर्ति, 11 मूर्ति, सॉरी मैं ज्ञान मूर्ति बोल गया, 11 मूर्ति, 11 मूर्ति वाला स्कल्पचर। इसमें क्या है, इसमें महात्मा गांधी जी आगे चल रहे हैं और बाकी जो फॉलोअर्स हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो दांडी मार्च का ये प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दांडी मार्च का। फिर देखो नंदलाल बोस बापूजी 1930 की पेंटिंग। नंदलाल बोस जिन्होंने हमारा संविधान भी डिजाइन किया था, मतलब पेंटिंग वगैरह की है संविधान के ऊपर, तो उनका भी एक फेमस लिनोकट आर्ट है बापूजी। इसमें ना गांधी जी एक लाठी के साथ में चल रहे हैं। इस एक इमेज ने ना पूरी दुनिया को यह दिखाया था कि गांधी जी कैसे चलते हैं। फिर देखो टैगोर का एकला चलो रे जो लिखा गया, गाया गया, इवन सुभाष चंद्र बोस जी का नारा दिल्ली चलो, ये सब क्या है? मतलब इन सब में ना एक इंसान की मूवमेंट झलकती है कि इंसान चलता है, उसके पास में आजादी है, तो वो चीज ना झलकती है इन नारों में, जिसको हमारे महान लीडर्स ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी है पास्ट में। सिंपल भाषा में बोलूं, चलना देखो सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हमारी हिस्ट्री में चलना प्रोटेस्ट का सिंबल रहा है, स्पिरिचुअलिटी का सिंबल रहा है। जैसे महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव जी, चैतन्य महाप्रभु, सभी ऐसे सन्यासी, ये वो सन्यासी हैं जो देखो चल चल के ज्ञान बांटते थे। समझ गए? और फिर लास्ट में राइटर एक और कंसेप्ट देते हैं, मॉडर्निटी का आइडिया कहां से आता है? आधुनिकता का जो आइडिया है वो कहां से आता है? एक फ्रेंच राइटर थे, नाम थोड़ा मुश्किल है, आप पढ़ लेना, चार्ल्स नाम के। तो ये ना 1863 में एक ऐसे लिखते हैं, पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस ऐसे में वो मॉडर्निटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कि जब देखो एक इंसान सिटी में घूमता है ना बिना पर्पज के, बस इधर उधर देखता हुआ, ऑब्जर्व करता हुआ, तो उसका जो दिमाग है वो खुलता है, वो ओपन होता है। तो ये बात बोली इन्होंने और मॉडर्निटी वर्ड वहां से निकल के आया। लेकिन जब देखो सड़कों पे चलने के लिए जगह ही नहीं होगी तो फिर काहे का मॉडर्न जमाना, वो तो फिर मेडिवल जमाना हो गया। तो ये पूरा आर्टिकल है, कुछ कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, ज्यादा खास आर्टिकल तो लगा नहीं मुझे। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। और ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आपको देना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।